सुप्रभातम। आज हम आपके लिए कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु का यह दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी आज भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में आपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया है, जो वीडियो हम कल जारी किए थे। आज भारत की जलवायु किस प्रकार की है, कैसी है और इस जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो भैया बहनों, जैसा कि यहाँ लिखा है, भारत की जलवायु उष्ण प्रधान मानसूनी है। यहाँ वर्ष भर मानसूनी पवनों का प्रवाह रहता है और कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। इसलिए यह देश गर्म होने के साथ साथ मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश अथवा क्षेत्र कहलाता है। प्रिय भाई बहनों, भारत की जलवायु उष्ण प्रधान मानसूनी है, अर्थात गर्मी का यहाँ प्रभाव रहता है, क्योंकि यह उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। इसका आधा भाग अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग, दक्षिण का पठारी भाग, ये उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में है और कर्क रेखा से उत्तर का भाग अर्थात उत्तर का मैदानी और हिमालयी क्षेत्र, ये जो है शीतोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो यहाँ गर्म और उष्ण दोनों जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, परंतु हिमालय पर्वत की जो अवस्थिति है, जो स्थिति है, वह जो है जलवायु विभाजक का कार्य करता है। एक प्रकार का जलवायु विभाजक यहाँ कर्क रेखा नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत है, क्योंकि हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोकता है, जो उत्तर और पश्चिम से हवाएं आते हैं और वो ठंडी हवाएं होती हैं, उनको रोक करके भारत को गर्म बनाए रखता है। नहीं तो भारत का जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूरा ठंडा प्रदेश होता है, कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग। तो भैया बहनों, जैसा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति हम सभी जानते हैं, भारत 8°4' उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो इस नाते से भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, वह दो भागों में इसे विभक्त करती है, एक उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसका मान 23.5° उत्तरी अक्षांश है। तो यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर शीतोष्ण कटिबंध आता है और कर्क रेखा के दक्षिण उष्ण कटिबंध आता है। तो भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध, आधा भाग शीत कटिबंध में है। तो अक्षांशीय स्थिति भी भारत की जलवायु की विविधता को दर्शाती है, अर्थात यहाँ एक जैसी जलवायु नहीं, अनेकों प्रकार के मौसम यहाँ पाए जाते हैं। उन मौसम के आधार पर यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहाँ मानसूनी हवाओं का भी प्रभाव रहता है। इसलिए यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है और कर्क रेखा बीच से होकर गुजरती है, तो यहाँ गर्मी का प्रभाव रहता है। इसलिए यह उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, अर्थात उष्ण प्रधान मानसूनी जलवायु। इसके बाद हिमालय की अवस्थिति हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय एक प्रहरी के समान खड़ा है। प्रहरी अर्थात ये जो साइबेरिया से चलने वाली हवाएं हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। साथ ही जो उत्तर और पूर्व के, उत्तर और पश्चिम के जो ऐसे विरोधी देश हैं भारत के, जैसे चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, ऐसे, और वर्तमान में नेपाल में विरोधी हो गया है, तो ऐसे विरोधी देशों से भी यह रक्षा करता है, आतंकवादियों से भी रक्षा करता है। तो इसलिए यह प्रहरी के समान है और हिमालय जलवायु विभाजक का कार्य करता है।
हिमालय भारत को गर्म रखने में पूरी सहायता करता है, साथ ही यह वर्षा करने में भी सहायक होता है, क्योंकि जो भी बंगाल की खाड़ी से उठने वाले उत्तरी पूर्वी मानसून है और अरब सागर से उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो जाकर के हिमालय से टकरा करके और भारत के इस पार ही वर्षा करते हैं और हिमालय का उस पार वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, वहां वर्षा कम होती है। तो इस कारण से भी यह वर्षा करने में भी सहायक है, अर्थात यह प्रहरी के समान है ही, और यह हमारे क्षेत्र को हरा भरा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हिमालय की अवस्थिति भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, भारत की जलवायु का निर्धारण करती है। अगला है वायुदाब भूधातलीय पौने। हम सभी जानते हैं भारत का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र 3 ओर सागरों से घिरा है, अर्थात प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो जो स्थलीय समीर चलते हैं वो स्थलीय समीर आर्द्रता भरी हवाओं को लेकर के आते हैं, बादल को लेकर के आते हैं और वो भारत के स्थलीय भाग पर वर्षा करते हैं। ये जो स्थानीय कोने हैं जिसको हम स्थलीय समीर कहते हैं, पछुआ हवाएं कहते हैं, पूर्वा हवाएं कहते हैं, ये स्थानीय कोने हैं। इन पछुआ और पूर्वा और स्थलीय और सागरीय समीर के माध्यम से भारत पर वर्षा होती है, भारत के स्थलीय भाग में वर्षा होती है और इस वर्षा के कारण भारत की जलवायु और मानसूनी उसका प्रभाव यहाँ बना रहता है। इस कारण से साथ ही अरब सागर से चलने वाले जो मानसूनी हवाएं हैं वो मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने के साथ वह ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में लगभग 1 जून के बाद और 15 जून से ही उनका प्रवेश भारत में हो जाता है। 22 जुलाई तक पूरे देश में ये प्रभावी हो जाती हैं और जुलाई में यहाँ अधिकांश वर्षा होती है इस मानसूनी हवाओं के कारण। तो भाई बहनों आगे जेट प्रवाह हवाएं हम सभी जानते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। 16 से 18 किलोमीटर के बीच में एक जेट वायु धारा चलती है और उस वायु धारा की खोज जेट महोदय अमेरिका के जेट महोदय ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इस वायु धारा का नाम जेट वायु धारा, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये उत्तरी ध्रुव से चलती है और भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद इनका जो है हेरल के नियम के अनुसार ये रिटर्न हो जाती है अपना भूमध्य सागर की ओर और उत्तरी ध्रुव की ओर रिटर्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इन हवाओं का प्रभाव भी भारतीय जलवायु पर पड़ता है, क्योंकि भारत उसी भूमध्य रेखा के उत्तर ही पड़ता है, इसलिए जेट वायु धारा का प्रभाव भारत पर भी पड़ता है और इसके जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके बाद एल नीनो प्रभाव। नया बहनों एल नीनो एक समुद्री परिघटना है जो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र में और वहां के समुद्री तापमान को, वहां के स्थानीय हवाओं को प्रभावित करता है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। वह गर्म जलधारा जब प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां समुद्र का तापमान बढ़ा देती है। भाई बहनों एक बात ध्यान रखिए कि समुद्र के तापमान का जो तापांतर होता है, अर्थात दिन और रात के तापमान का जो अंतर होता है वो प्रायः 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। और एल नीनो जलधारा का प्रवाह जब होता है गर्म जलधारा का, तो तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ जाता है। इस 3 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर आने से जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, यहाँ हम आपको चित्र बना कर समझाते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू और इक्वाडोर तक वहां पहुंचती है और वहां से ठंडा होकर के और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस द्वीप समूह के बाद उस गर्म जलधारा को ढकेलते हुए इंडोनेशिया द्वीप समूह और भारत की तरफ आ जाती है। तो हिंद महासागर के जल का तापमान गर्म हो जाता है स्थल के तापमान की अपेक्षा। तो इस नाते से जब जल का तापमान अधिक गर्म हो जाता है तो समीर जो चलने लगती है वह स्थलीय समीर चलने लगती है, अर्थात उल्टा जल की तरफ से हवा नहीं चलती है, स्थल की तरफ से हवा चलने लगती है। तो स्थल की तरफ से जब हवाएं चलती हैं
नहीं होती है बल्कि सागरों में होती है। एल नीनो प्रभाव के कारण जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, संसार के जो भी वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां वर्षा कम होती है, और जो वर्षा वाले क्षेत्र नहीं है वहां वर्षा होने लगती है। एल नीनो प्रभाव ये प्रायः 10 वर्ष में 2 बार आता है पूरे विश्व में, खासकर हिंद महासागरीय क्षेत्र में और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, लेकिन कभी-कभी यह 10 वर्ष में 3 बार भी आता है। एल नीनो जैसा कि नाम पड़ा है, एल नीनो का अर्थ होता है शिशु अर्थात बच्चा। यह प्रायः दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू के निकट आता है। तो कब आता है यह दिसंबर के महीने में आता है, जिस समय क्रिसमस डे होता है अर्थात जीसस क्राइस्ट का जन्मदिवस होता है, ईसा मसीह का जन्मदिवस होता है, उस समय आता है। तो उसी के नाम पर वहां एल नीनो नाम उसका पड़ा, अर्थात जीसस क्राइस्ट के बच्चे के स्वरूप के नाम पर एल नीनो नाम पड़ा, इसलिए इसे एल नीनो प्रभाव कहा जाता है। वो प्रायः वहां पेरू और इक्वाडोर में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर प्रायः एक परिघटना, समुद्री परिघटना होती है। तो एल नीनो प्रभाव को थोड़ा सा और हम विस्तार से समझाते हैं आपको, समझाने के लिए आपको समझ में आएगा ऐसा आशा करता हूं। ये आपका ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका इक्वाडोर और पेरू का तट है, ये प्रशांत महासागर है बीच का। उल्टा हम विश्व का नक्शा बनाना है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस उल्टे नक्शे में आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ नजर आएगा और भारत और एशिया महाद्वीप इधर नजर आएगा। ये अरब प्रायद्वीप है, इतने में आप समझिए एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ फिलीपींस द्वीप समूह है, न्यूजीलैंड द्वीप समूह में न्यूजीलैंड आता है, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है इधर से, और ये आपका भारत है, और ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के ये भूमध्यीय क्षेत्र है, यहाँ एक परिघटना शुरू होती है अर्थात एल नीनो प्रभाव, और यहाँ पेरू और इक्वाडोर यहाँ आकर के यहाँ जलधारा ठंडी होती है, तो जो गर्म जलधारा यहाँ पहुंचती है, उस गर्म जलधारा के पहुंचने से जो मछलियों का प्रिय भोजन प्लैंकटन होता है, समुद्री शैवाल जिसे कहते हैं, वो प्लैंकटन गर्म जलधारा के नाते वह नीचे तक जाता है। तो यहाँ जो मछुआरे होते हैं उन मछुआरों का मछली पकड़ने का व्यवसाय समाप्त हो जाता है उस एल नीनो के प्रभाव के कारण। तो ये भी एक परिघटना होती है। इसके बाद यहाँ से ये जलधारा आगे बढ़ते हुए और जलधारा के साथ हवाएं भी, गर्म हवाएं भी आती हैं, जो सागर के पूरे सागर के तापमान को बढ़ा देती हैं, और इन क्षेत्रों में जो समीर चलने लगती है वो उल्टा चलने लगती है। स्थलीय समीर नहीं चलती है, सागरीय समीर नहीं चलती है, बल्कि स्थलीय समीर चलने लगती है, अर्थात स्थल से सागर की ओर हवा चलने लगती है। और ये फिलीपींस द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ते हुए ये हिंद महासागर में प्रवेश करती है और पूरे हिंद महासागर को गर्म कर देती है। और अधिक यानी अर्थात जो समुद्र का जो औसत तापमान होता है, जो न्यूनतम तापमान होता है हिंद महासागर का, उस तापमान से अधिक तापमान हो जाता है। तापमान अधिक होने से और स्थल का तापमान घट जाता है, इस नाते से स्थल के हक ऊपर की वायु भारी हो जाती है और सागर की ओर चलने लगती है वह वायु। तो उल्टा समीर चलने से अर्थात स्थलीय समीर चलने से वर्षा नहीं होती है। तो प्रायः एल नीनो प्रभाव के कारण जब भी एल नीनो प्रभाव होता है तो भारत में वर्षा शून्य होती है, न्यून होती है। इसके पूर्व के वर्षों में जो 3-4 वर्ष हमने सूखे की स्थिति को झेला है वो एल नीनो प्रभाव के कारण झेला है। वर्तमान में जो वर्षा हो रही है इसका मतलब यह है कि एल नीनो प्रभाव भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं है। तो एल नीनो प्रभाव भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करने का एक प्रमुख घटक है, इसको मुख्य मानिए। और जट प्रवाह, बाकी मानसूनी हवाएं तो प्रायः प्रतिवर्ष चलती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको भारत की जलवायु और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले
कारकों के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। प्रिय भाई बहनों, इसका एक संक्षिप्त नोट तैयार करिएगा और जो नहीं समझ में आया होगा उसको पुनः जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे या इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में इसको और बताने का प्रयास करूंगा। आपके जो प्रश्न होंगे उसको मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको, मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र से मिल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।